मॉम, व्हाट आर यू टॉकिंग? ये आप क्या कह रही हैं? यस बेबी, लास्ट नाइट अनाउंसमेंट कर दी। हाउ कुड यू डू दैट? आपने ये सब मुझसे बिना पूछे कैसे किया? आई नो एवरीथिंग अबाउट यू बेबी। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इस सिचुएशन का फायदा मुझे उठाना चाहिए। नो मॉम, दिस इज नॉट राइट। बेबी, हाँ दीदी, कल जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझसे भी एक बार नहीं पूछा। दीदी वो क्या? ओए बेवकूफ, अब तक मैंने अपनी बेटी से पूछकर कुछ भी नहीं किया है। इसे सरप्राइज देने की आदत है पर ये मुझे। कोई सरप्राइज नहीं है मॉमी, एक शौक है। हाँ मेरे लिए भी। अरे, मैंने उसे देखा तक नहीं है, ना मिली हूँ, ना बात की है। हाउ हाउ मॉम? हाँ, मतलब तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है क्या? जय इज द परफेक्ट मैच फॉर यू। दीदी ये तुमको नहीं, नित्या को कहना चाहिए। शट अप। मामा तो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। क्या सही है? हाँ, पिछले 6 महीनों से मैं अपने दामाद के लिए कितनी खोजबीन कर रही हूँ, तुम्हें पता है ना? हाँ, खोजबीन तो किया। बगल में छोरा और पूरे शहर में ढिंढोरा। यस, आईपीएस अफसरों से लेकर पॉलिटिशियंस, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, सभी को देख लिया मैंने। हाँ, बस मुझे छोड़कर। लेकिन उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे सिर्फ 10 मिनट के बाद, सिर्फ 10 मिनट के बाद ही मैंने तय कर लिया था कि यही मेरा दामाद बनेगा। और मेरा क्या होगा? मुझे कैसा दामाद चाहिए मैं जानती हूँ, और जय बिल्कुल वैसा ही है। बल्कि सच कहूँ तो बेहतर कह सकती हो, वैसा है वो। सच कहूँ तो मेरी सोच से काफी बढ़कर निकला है। पार्टी में मौजूद मेरे कलीग्स, को बिजनेस पार्टनर्स और सारी सेलिब्रिटीज ने ताली बजाकर फैसले को मान लिया। किसी ने भी विरोध नहीं किया। मॉम, आप मुझे मनाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं बेबी, जय ने मुझे 10 मिनट में कन्विंस कर दिया था, तो तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड में ही मेस्मराइज कर देगा। उसमें वो काबिलियत मौजूद है। मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं चुनती, और चुना है तो सोच समझ कर ही चुना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। दीदी तुम अपने बिजनेस पार्टनर की बात कर रही हो, और यहाँ बात उसके लाइफ पार्टनर की हो रही है। सही कहा मामा। क्या सही है? हाँ बोलो, क्या सही है? देखो नित्या, अब तक तुमने जो भी मांगा वो मैंने तुम्हें बेस्ट दिया है, तो क्या अपनी बेटी की जिंदगी को लेकर मैं इतनी लापरवाह हो सकती हूँ? बोलो। मॉम, यू आर अ ग्रेट मदर, नो डाउट। बचपन से आज तक आपने मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। फैशन शो में जो ड्रेस चूज की थी वो बहुत अच्छी थी, जो कार दी थी वो कंफर्टेबल थी, जो फार्म हाउस था वो भी बहुत अच्छा था। ये सारी चीजें कुछ दिन या कुछ वक्त के लिए खुशी देती हैं, पर जो लाइफ पार्टनर होता है वो आपको जिंदगी भर खुशी देता है। मॉम, मैं आपको कैसे बताऊं? उससे प्यार होना चाहिए, उसे पसंद करना चाहिए, हमारी वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। We should know everything about each other. ये सब नहीं है तो शादी का फैसला नहीं हो सकता। No mom, I really can't. ओके बेबी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अब तुम जय की शक्ल, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर और पर्सनालिटी जानना चाहती हो ना? बस इतना ही ना? ऋषि, हाँ दीदी। जाओ और जय का गिफ्ट लेकर आओ। वो गिफ्ट देकर तुम समझ जाओगी कि आखिर वो कैसा इंसान है। What? Yes, just wait. ऋषि, इस गिफ्ट से जय ने दीदी को मनाया, और अब दीदी नित्या को मनाने जा रही है। इसकी तो नहीं, अगर मैंने इस गिफ्ट को तोड़ दिया तो दीदी मेरा मुंह तोड़ देगी। अगर नित्या ये देखकर इम्प्रेस हो गई तो वो उसे बाज की तरह उड़ा ले जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
गिफ्ट मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा है का क्या मतलब? वो क्या है कि बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं ना, तो उनमें से वो वाला गिफ्ट नहीं दिख रहा। What do you mean? मॉम, ये गिफ्ट, ये टेस्ट, ये कोई टॉपिक नहीं है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। मुझे जैसे मिलकर बात करनी है। ओके, अब तुम्हारे लिए जैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती हूँ। अपॉइंटमेंट नहीं, मीटिंग है। ठीक है बाबा, मीटिंग। अभी कॉल करती हूँ। हेलो, जय स्पीकिंग। जय, इट्स मी। ओह सॉरी। इट्स ओके। बिजी हो क्या? या ऑफिस में हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इफ यू डोंट माइंड, हाँ बोलिए ना। नित्या wants to meet you. फॉर वॉट? Just casual. मुझे लेके कोई डाउट्स हैं क्या? Not like that. नित्या ने अभी तक तुम्हें देखा नहीं है ना? मैंने भी उसको नहीं देखा है। That's why you both should meet up once. जरूरी है? Nitya wants to talk to you. दीजिए। 1 second. हेलो। 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 हाय, दिस इज नित्या श्रीनिवास। दिस इज जय। आपकी मॉम आपसे मिलने के लिए कह रही है। या, मैंने ही कहा था। यू वॉन्ट टू सी मी? या, you also don't know anything about me. ऑल राइट। कहाँ मिलना है? Frappers? ओके, कब मिलना है? Cool. So, कब मिले? 10 o'clock? 10 से 10:40 मेरे लिए दूसरा अपॉइंटमेंट है। वी विल मीट 11 o'clock. All right. Sharp 11. ओके, बाय। Okay, bye. Now you happy? Let's go. Mom, क्या आप मुझे जय का नंबर दे सकती हैं? Already I sent it to you. व्हाट्सएप पिक्चर चेक करती हूँ। परिश्रम हथियार होगा तो जीत तुम्हारी होगी। सपना, क्या कर रही हो बेटा? देख नहीं रहा है क्या? कपड़े पैक कर रही है। पर क्यों? अब और क्यों रहना है इस घर में? चलिए चलते हैं। बेटी, अभी तुम इतना कठोर निर्णय क्यों ले रही हो बेटी? अब क्या हुआ है? और क्या होगा? कल जब आपने अच्छे से रिश्ते की बात की थी तो कैसे प्लेट को ऊपर फेंक कर आपको थप्पड़ मारा था, मुझे बहुत गुस्सा आया। और आज जब जय ने दूसरे रिश्ते की बात की तो घर में किसी ने कुछ नहीं कहा। जय तो माइक जैसा है, वो बस बोलता ही रहता है। हम लोग हेडफोन की तरह हैं, हेड हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्यों रहना हमारे है? पास दूसरा घर नहीं है ना। तो कुछ भी सहकर रहेंगे। और नहीं तो क्या, सिर में बाल हो तो ही जुएं पड़ती हैं। वही तो, फलदार पेड़ पर ही पत्थर मारे जाते हैं और इंसान को ही परेशानी आती है। आपने बोल लिया ना। अगर जय ने दूसरे रिश्ते की बात की भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म। आपको पता है जय किससे शादी करने वाला है? स्टेट की नंबर 1 बिजनेस वुमेन स्वरूपा श्रीनिवास की बेटी से, जिसने फैशन शो में मुझे हराकर मिस हैदराबाद का टाइटल जीता था। उसी नित्या श्रीनिवास से। उस दिन जब वो कंपटीशन में जीती तो मैंने सोचा बस क्राउन मेरे हाथ से गया, लेकिन आज
वो मेरे और जय के बीच में आ रही है। आप क्या करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार मैं हारना नहीं चाहती। ये शादी मुझे करनी है। घर छोड़कर चली जाओगी तो क्या शादी रुक जाएगी? रुकेगी नहीं, ये घर भी चला जाएगा। दुश्मन को साथ रहकर हराना होगा, मतलब हमें उनके बगल में खड़े रहकर वार करना है, सामने खड़े होकर टक्कर नहीं लेनी। भगवान श्री राम ने भी चुपचाप तीर चलाया था। धर्मराज ने भी अश्वत्थामा हतः कुंजर कहकर झूठी बात कही थी। जीत के लिए तो बड़े बड़े लोगों ने भी गलतियां की हैं। हमसे कोई गलती हो तो कोई बात नहीं सपना। कल के दिन वो लोग सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे हैं, शादी नहीं होगी, तो परेशान क्यों हो रही हो? कल रिश्ता लेकर आ रहे, अगले दिन सगाई होगी, उसके बाद शादी कर देंगे। मैं क्या चुपचाप देखती रहूं? वो शादी नहीं होगी सपना। मतलब तुम रोक दोगी? आप क्या करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो नित्या मेरे और जय के बीच में नहीं आनी चाहिए। तुम उससे लड़ने के बारे में सोच रही हो और मैं इस घर में अपनी जगह बनाने के बारे में। इस घर में तुम्हारे बिना कोई और लड़की अगर बहू बनकर आई तो हमारे वजूद पर सवाल खड़ा हो जाएगा। अगर इस घर में हमारा हक और अस्तित्व बनाए रखना है तो तुम्हें इस घर की बहू बनना ही होगा। हाँ, अगर सीधा कहें तो अब तक इस घर का दामाद बनकर स्पेशल पैकेज में रह रहे थे, अब बहू का स्पेशल पैकेज हो जाएगा। सही है ना? इतने सालों बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही बात की। मतलब तुम अपनी बेटी को बहू बनाकर इस घर को अपने हाथ में लेना चाहती हो क्या? मैं ये होने नहीं दूंगी। कुछ भी हो, इस घर की बहू किसी और को नहीं बनने दूंगी मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ही इस घर की बहू बनाकर हमारा हक हासिल करना होगा। अब तक इस घर की बहू हूँ, फिर भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। फिर से तुम लोगों को जीतने नहीं दे सकती। मुझे सिर ऊंचा करके जीना है तो नित्या श्रीनिवास को इस घर की बहू बनना होगा, और ऐसा होगा। दादी माँ, पंडित से पूछूं क्या अच्छा मुहूर्त कब है? वो किस लिए? सगाई के लिए दादी माँ। सब कुछ पता है, फिर भी कैसे चुप रहे? किस नाते बात करे उनसे? जो हंसी खुशी पति और बच्चों के साथ 100 साल जीने वाली घर की महालक्ष्मी हो सकती है, उसे हम अपने वंश के श्राप की वजह से बहू बनाकर उसकी मौत से पहले किस तरह से मार सकते हैं, ये सोचो। उसे हमारे वंश के श्राप के बारे में कैसे बताएंगे? नहीं बताया तो पाप होगा। अगर बता दिया तो कोई भी लड़की हमारे यहाँ शादी नहीं करेगी और हमारा वंश खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर एक लड़की की क्या जान ले सकते हो तुम? हमारी बेटी और दूसरों की बेटी एक बराबर है। कल उस लड़की को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? भागवत गीता तो आप पढ़ती है ना? भागवत गीता में क्या कहा गया है? इंसान अपने कर्म के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हमारे हाथ में सिर्फ काम करना है, फल देना भगवान के हाथ में है। आप ही ने कहा था ना, भविष्य भगवान पर छोड़ दो। अगर संबंध बन रहा है तो वो भी भगवान की मर्जी होगी ना। अगर बताना ही है तो ये बताइए कि ये शादी हमारे या आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। लड़की हमारे घर की होती तो उसे रोक सकते थे क्या? लेकिन ये रिश्ता तय करने में हमारा या आपका कोई हाथ नहीं है। हम इसे नहीं रोक सकते। जय को आप अच्छी तरह जानती है। एक बार वो फैसला कर लेता है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, और ये रिश्ता उसकी जिंदगी बदलने वाला है, तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। और अगर हमने उसे मना किया तो भले ही वो हमारे सामने शादी न करे, लेकिन घर से बाहर जाकर वो ये शादी कर सकता है। हो सकता है आगे जाकर आपकी ये बात सच भी हो जाए, तब भी उसे महसूस नहीं होगा। वो बिजनेसमैन है, उसे फायदे और नुकसान की आदत है। उसके लिए व्यापार में नुकसान और पत्नी का मरना दोनों एक समान है। जो बीत गया उसे भूलकर वो एक नए फायदे की तलाश शुरू कर देगा। इसलिए उसे मना करके अपनी इज्जत खोने से अच्छा है कि हम लोग भी इस शादी के लिए हामी भर दें। अब आप भी मान जाइए। तुमने तो मुझे जवाब दे दिया बेटा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, बोलो? मैं आपको कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ दादी माँ। सृष्टि में शेर भी होता है और हिरन भी। हिरन को जब शेर मार देता है तो उसे पाप नहीं लगता, पर अगर हिरन शेर के मुंह से बच निकले तो उसे चमत्कार कहते हैं। हमें दोनों को एक ही नजर से देखना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। मतलब
तुम चाहते हो चाहे कुछ भी हो, मैं बस देखती रहूं, यही चाहते हो ना? मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ दादी माँ, निर्णय तो हमेशा भगवान का होता है। ये क्या चल रहा है धरती माँ? सच में ये तुम्हारा ही आदेश है क्या? तुम्हारा निर्णय क्या है? जो होने वाला है वो शादी का वैभव है या फिर इस घर की बहू की मौत होने वाली है? ये ध्वज स्तंभ इस तरह से गिरना अब शगुन है अब जी। शगुन क्या है पंडित जी? वो लड़की है ना, फोड़ देगी। वो तो बहुत पुराना है, बारिश में भीगने और धूप में तपने से टूट गया होगा। नहीं, मंदिर में दिया बुझ गया है। ध्वज स्तंभ का टूटना मतलब किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। ये सारे लक्षण ये दर्शाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। तो फिर इसी जगह पर हम लोग नया ध्वज स्तंभ लगाते हैं। माता की कृपा से इस बार बारिश अच्छी हुई है और फसल भी अच्छी आ रही है। माँ ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम पूरे गांव वाले मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और काम शुरू करते तो हैं। फिर बताओ कौन कितना देगा? मेरी तरफ से 10,000 रुपए। मैं 20,000 दूंगा। मैं भी 25,000 दूंगा। मैं 50,000 दूंगा। रुक जाओ। आप ऐसे क्यों रोक रहे हैं पंडित जी? इस ध्वज स्तंभ की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले तुम कौन हो? ये कैसी बात कर रहे हैं? हम गांव वाले हैं, तो गांव के मंदिर की जिम्मेदारी हमारी ही तो है ना? सिर्फ ये गांव ही हमारा है। लेकिन ये मंदिर सूर्य देव वंश के लोगों का है। मंदिर के लिए भूमि, माता की प्रतिमा और आभूषण, मंदिर का रख रखाव सब उसी वंश के लोग करते हैं। मंदिर का खर्चा, मंदिर में होने वाली प्रतिदिन की पूजा और अन्नदान सब कुछ उन्हीं की देन है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? उस वंश की जानकारी के बिना मंदिर का एक छोटा पत्थर भी नहीं बदला जाएगा।
ध्वज स्तंभ की पुनः प्रतिष्ठा उनके ही हाथों से होनी चाहिए। इस ध्वज स्तंभ के गिरने का मतलब जरूर उस परिवार पर कोई संकट आने वाला है। लेकिन अब वो लोग यहाँ कहाँ हैं? बहुत पहले ही उन लोगों ने गांव छोड़ दिया था। तो क्या हुआ, वही लोग आएंगे और वही लोग करेंगे। अब उन्हें कहाँ जाकर ढूंढेंगे? त्योहार आने में भी ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और उधर मंदिर बिना किसी ध्वज स्तंभ के गांव के लिए शुभ नहीं होगा। तो क्या ऐसा सोचकर आप उस वंश की परंपरा बदल देंगे? ऐसा करेंगे तो बहुत बुरा होगा, ये गांव शमशान हो जाएगा। राम शास्त्री, गुरुजी। ध्वज स्तंभ की पुनः प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है मुझे बताओ। ठीक है गुरुजी। उस मुहूर्त का आमंत्रण पत्रिका बनाकर सूर्य देवरा वंश के लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ो। वो इस संसार में कहीं भी होंगे तो माता तुम्हें उसका रास्ता दिखाएंगी। मुहूर्त के समय पर वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। ध्वज स्तंभ की पुनः प्रतिष्ठा होने तक गर्भगृह का द्वार बंद कर दो। कुछ भी करके रानी को मनाना होगा। बीसी के पैसे लेकर शहर ले जाकर माँ का इलाज करवाना है। अगर वो पैसे कम पड़ गए तो रानी से उधार लेकर बाद में बीसी के पैसे से उसे चुका दूंगी। कुछ भी हो जाए, इलाज करवाना ही होगा।